सभी को नमस्कार। संपूर्ण भारतवर्ष में 11 नवंबर का दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैधानिक रूप से इस दिवस का प्रारंभ 11 नवंबर 2008 से किया गया था। यह दिवस भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद एवं भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जन्म जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती ज्योति जैन मैडम को कि वे आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें। प्यारे बच्चों, किसी भी राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास उस देश की शिक्षा पर निर्भर करता है। जीवन में यदि हमें सफल होना है तो हम सभी को शिक्षा बहुत ही अनिवार्य होती है, जो कि हमें जीवन के कठिन समय में चुनौतियों से सामना करने में सहायता प्रदान करती है। हम सभी जो जीवन में शिक्षा प्राप्त करते हैं वह हमें आत्मनिर्भर बनाती है, साथ ही हमें बेहतर संभावनाओं को प्राप्त करने के विभिन्न दरवाजे भी खोलती है, जिससे कि हमारा कैरियर हम आगे विकास कर सकते हैं। जीवन में इसका मतलब है कि यदि हम जीवन में कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं, किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, मंजिल को छूना चाहते हैं, तो हमें शिक्षा बहुत ही अनिवार्य होता है। शिक्षा के बहुत अनेक आयाम हैं, जिसमें कि कंप्यूटर शिक्षा भी एक अलग महत्व रखती है। आजकल हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कंप्यूटर का बहुत महत्व है। जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, तो इसलिए कंप्यूटर शिक्षा भी बहुत ही अनिवार्य है। हम देखते हैं कि कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग हमें एक नए मुकाम पे पहुंचा रहा है। साथ ही वैज्ञानिक शिक्षा भी बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि बच्चों का वैज्ञानिक विकास होता है। विज्ञान हमें परखने की एक क्षमता प्रदान करता है, हमारे दृष्टिकोण में एक नया बदलाव आता है, हम किसी भी चीज़ को एक नए तरीके से सोच पाते हैं। तो वैज्ञानिक शिक्षा भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं। तो हम सभी बच्चों को चाहिए कि हम सभी जब भी कोई एग्जीबिशन आयोजित होता है तो हमें उसमें अपना योगदान देना चाहिए, चाहे भले ही वह छोटे रूप में हो या बड़े रूप में हो। तो इसीलिए हमें बच्चों को शिक्षा के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। धन्यवाद। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करती हूँ शुक्ला सर को कि वे आएं और समावेशी शिक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत करें। शिक्षा के विभिन्न आयामों में से एक आयाम है समावेशी शिक्षा, जिसके लिए हमारा राष्ट्र प्रतिबद्ध है। शिक्षा का समावेशीकरण हमें यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर हमें मिलना चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। समावेशी शिक्षा का एकीकरण के सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़ें यदि हम देखें तो इसका प्रारंभ अमेरिका और कनाडा से जुड़ा हुआ है। प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं है। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का समान अवसर प्राप्त हो, इसके लिए हमारा राष्ट्र प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। आगे की कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगी श्री सुधीर जैन सर को कि वे आएं और अपने विचार हमारे समक्ष रखें। नमस्कार। आज का जैसे विषय है राष्ट्र की शिक्षा के विविध आयामों के प्रति प्रतिबद्धता।
हम प्राचीन काल से ही देखें तो भारत देश को विश्व गुरु के रूप में माना जाता रहा है। सारे विश्व में ज्ञान के लिए जाना जाने वाला स्थान ही भारत कहलाता है। इसकी प्रतिबद्धता आज की नहीं, बहुत प्राचीन काल की है। विश्व के प्रथम ग्रंथों में से ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि आते हैं। उसके बाद में वेदों की, उपनिषदों की, ब्राह्मण ग्रंथों की, आरण्यकों की रचना हुई, पुराणों की रचना हुई, या फिर अन्य और भी साहित्य की रचना हुई। इतिहास ग्रंथ में रामायण और महाभारत की रचना हुई। अन्य विविध दर्शनों के आयामों के परिप्रेक्ष्य में अनेक ग्रंथों की रचना हुई। सूत्र इत्यादि के और गाथा इत्यादि से युक्त ग्रंथों की। तो भारत ज्ञान के प्रति आज की प्रतिबद्धता प्रदर्शित नहीं करता है, ये प्राचीन काल से ही ज्ञान के प्रति प्रतिबद्ध है। लेकिन बात है यहाँ है शिक्षा की। तो इस ज्ञान को न केवल यहाँ भारत ने खोज की या फिर उसका विकास किया, बल्कि इसको फैलाया भी है, लोगों तक पहुँचाया भी है। गुरुकुलों के द्वारा प्रसिद्ध गुरुकुल रहे हैं। अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय देख लीजिए, काशी विश्वविद्यालय देख लीजिए, तक्षशिला देख लीजिए। या हम आगे आकर के आगे चलते जाएं तो पाठशालाओं की स्थापना, गांव-गांव में छोटी छोटी पाठशालाएं चलती थी, शैलियां चलती थी, जिनके माध्यम से शिक्षा को प्रसारित किया जाता था, विद्यार्थियों को ज्ञानवान बनाया जाता था। हमारे देश में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भी इसका विकास अवरुद्ध नहीं हुआ, बल्कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया कि हम जिस ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर झुके हुए थे, हम परलोक की ओर झुके हुए थे, उससे इहलोक की ओर आए। हम गुरुकुलों से कॉलेज की तरफ शिफ्ट हुए, पाठशालाओं से स्कूल्स की ओर शिफ्ट हुए, और ज्ञान की प्रतिबद्धता में भी अनेक प्रकार से शिक्षा नीतियों का विकास के द्वारा सबसे पहले 1947-48 के आसपास ही श्री राधा कृष्ण आयोग बना, मुदगलियार आयोग बना, या अन्य आयोगों की स्थापना हुई और उनसे यूजीसी इत्यादि की स्थापना हुई। और ये विकास आज भी जायमान है। आज हम देख रहे हैं नई शिक्षा नीति आई है। इसके द्वारा भी विविध पक्षों के प्रति न केवल विद्यालयों के द्वारा बच्चों को शिक्षित करने की बात है, बल्कि इसके अलावा भी खेल के मैदान में भी योग की शिक्षा हो, खेल की शिक्षा हो, खेल को भी एक विषय के रूप में दिया गया। चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा हो या फिर वाणिज्य की शिक्षा हो, हर एक दिशा में न केवल विषयों के लिए देखा जाए, बल्कि व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए, या फिर ग्रहणकर्ता छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए देखा जाए, तो सभी प्रकार से हर एक आयाम को छूने का प्रयास यहाँ चल रहा है। धन्यवाद। आगे की कड़ी में अपने विचार हमारे समक्ष रखें। नमस्कार। शिक्षा के विविध आयामों में एक महत्वपूर्ण आयाम है भाषा। आज विश्व के सभी देश भाषाई दक्षता को अनिवार्य मान रहे हैं। भाषा शिक्षण एक तकनीक के रूप में विकसित हो रही है, किंतु एक विद्यार्थी को शिक्षा किस भाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए तथा कितनी भाषाओं का ज्ञान उसके लिए अनिवार्य है, यह एक विचारणीय प्रश्न रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को अपनाया गया है, जिसमें विद्यार्थी अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपनी मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा में ग्रहण कर सकता है। इससे सीखने की प्रक्रिया तो सरल होगी ही, अपनी मातृभाषा का ज्ञान भी उसे प्राप्त होगा। एक से अधिक भाषा सीखने से उसका बौद्धिक विकास तथा संप्रेषण कला दोनों में अभिवृद्धि होगी। इसलिए भाषा के चारों कौशल, वाचन, लेखन, श्रवण तथा पठन, इनमें विद्यार्थी को दक्ष बनाना भाषाई शिक्षा का लक्ष्य रहा है। आज भाषा का मूल्यांकन केवल लेखन परीक्षा के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि इन चारों कौशलों में विद्यार्थी की प्रगति देखकर उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। एक बालक 3 वर्ष की आयु में बोलना सीख जाता है, किंतु कब, क्या और कैसे बोलना है, ये सीखने में पूरी उम्र लग जाती है। इसलिए भाषा शिक्षा भाषा के सही प्रयोग की प्रक्रिया को सीखने, समझने और उसे तीव्र बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। वास्तव में भाषा समस्त शिक्षा की बुनियाद है
जिससे मजबूत बनाना अति आवश्यक है। धन्यवाद।